हिट एंड रन कानून विवाद से जुड़ी ये बड़ी खबर है और अच्छी खबर है। केंद्रीय गृह सचिव से मीटिंग के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कहा कि सभी मसलों का समाधान हो गया, नए कानून अभी लागू नहीं किए जा रहे हैं। एसोसिएशन की सलाह के बाद ही कानून लागू किए जाएंगे। एसोसिएशन ने ट्रांसपोर्टर्स से हड़ताल वापस लेने की अपील की है और कहा कि जल्द ही ड्राइवर काम पर लौट आए। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया था। बीते 2 दिन से हड़ताल पर थे। नए कानून का ये विरोध कर रहे थे। हिट एंड रन के मामले में इस बार जो नया कानून लाया गया, संशोधन लाया गया, उसे लेकर ट्रांसपोर्टर्स का विरोध था। और अब आज की मीटिंग के बाद ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने सभी ट्रांसपोर्टर्स से, ड्राइवर से अपील की है कि वो हड़ताल खत्म कर दें। नया कानून अभी लागू नहीं होगा और आगे एसोसिएशन की सलाह के बाद ही यह कानून अमल में लाया जाएगा। 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। हालांकि आज पूरे दिन हड़ताल की वजह से काफी असर देखने को मिला है। पूरे उत्तराखंड में देहरादून, नैनीताल, हल्द्वानी की कई पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ दिखी। कई पेट्रोल पंपों और पेट्रोल की किल्लत, डीजल की किल्लत दिखी, जिसकी वजह से अब लिमिट में पेट्रोल दिया जा रहा है। भीमताल और भवाली में तेल लगभग खत्म हो चुका है। अब वहां भी लिमिट में पेट्रोल दिया जा रहा है। नैनीताल में भी तेल को लेकर कुछ ही स्टॉक बचा है। नैनीताल में कल से टैक्सी ड्राइवर्स भी हड़ताल पर रहने वाले हैं, ये ऐलान किया था इन्होंने। हालांकि अब देखना होगा कि जब एसोसिएशन से बात हो गई है तो कल हड़ताल करेंगे या नहीं करेंगे। सैलानियों को परेशानी लगातार झेलनी पड़ रही है। हल्द्वानी में भी कई जगहों पर पेट्रोल पंप की मनमानी सामने आई। खबर देहरादून से। पुरोला के बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल अपना धरना खत्म कर चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के बाद उन्होंने अपना धरना खत्म किया। सीएम धामी ने विधायक से पार्टी फोरम पर अपनी बात रखने की सलाह दी है। अब बुधवार को दुर्गेश्वर लाल प्रदेश पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मिलेंगे। एक आईएफएस के ट्रांसफर को लेकर विधायक ने वन मंत्री सुबोध उनियाल के आवास के बाहर धरना दिया था। विधायक का आरोप है कि उनकी विधानसभा के 42 गांव गोविंद वन्यजीव पशु विहार की सीमा में आते हैं। यहां गांव वालों के हक हकूक पहले से तय हैं, लेकिन पार्क की डिप्टी डायरेक्टर अभिलाषा सिंह गांव वालों के साथ ज्यादती कर रही हैं। क्षेत्र में विकास कार्यों में रोड़ा अटका रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बागेश्वर के दौरे पर रहे। सीएम धामी ने यहां केदारेश्वर मैदान तक रोड शो किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। सीएम धामी ने रोड शो के बाद चेली बवारी महोत्सव का उद्घाटन किया और बागेश्वर को करोड़ों की योजनाओं का तोहफा दिया। मातृशक्ति के सहयोग के बिना किसी भी समाज या किसी प्रदेश, देश का विकास संपूर्ण नहीं हो सकता है। यही कारण है हमारी संस्कृति में अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है और कहा गया है यत्र नारस्तु पूजयन्तु रमन्त्र तत्र देवता। मेरा मानना है कि जब महिलाएं किसी भी कार्य को अपने हाथ में ले लेती हैं तो उस कार्य को पूरा किए बिना वो कभी चैन से नहीं बैठती हैं। सीएम धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देहरादून शहर में कूड़े के प्रबंधन के लिए 58 डोर टू डोर वाहनों को फ्लैग ऑफ किया। इस मौके पर उन्होंने सेग्रीगेशन पर आधारित गीत का विमोचन भी किया। इन वाहनों की मदद से नगर निगम देहरादून के 7 विधानसभा क्षेत्रों
राजपुर, रायपुर, डोईवाला, धर्मपुर, सहसपुर, मसूरी एवं देहरादून कैंट क्षेत्र से कूड़ा प्रबंधन का कार्य किया जाएगा। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल मौजूद। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नजर अब विपक्षी दलों के नेताओं पर है। दूसरे दलों के ग्राम प्रधान से लेकर ब्लॉक प्रमुख कैसे बीजेपी का हिस्सा बने, इसके लिए पार्टी ने कमर कस ली है। बीजेपी अब बड़े पैमाने पर पार्टी ज्वाइनिंग प्रोग्राम चलाने जा रही है। जनवरी से लेकर लोकसभा चुनाव तक पार्टी का मकसद है कि ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और दूसरे दलों के उन नेताओं, कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करें जो भले ही किसी दल में हो, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक हो। बीजेपी ने इसके लिए अपने सांसदों, विधायकों, कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है कि क्षेत्र में पकड़ रखने वाले दूसरे दलों के नेताओं को भी पार्टी ज्वाइन करवाएं। बीजेपी का कहना है कि जब बूथ के कार्यकर्ता बीजेपी में आ जाएंगे तो बड़े नेता खुद ही चले जाएंगे। अब हमने बूथ की इकाई के लोगों के लिए कहा है, बड़े नेता बना पाएंगे। और मैंने शुरू में कहा है कि जनता जन दबाव के कारण अनेकों दलों के जनप्रतिनिधि हमसे जुड़ना चाहते हैं कि मोदी जी का विरोध करने का नैतिक, जनता के बीच में नैतिक साथ अब किसी राजनीतिक दल के नेता के ऊपर पास नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या लोग जुड़ेंगे और अभी हमने इसकी आई बूथ रखी है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता पार्टी के प्रति समर्पित है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। ज्वाइनिंग की बात है, हो सकता है कुछ लोग हो जाएं ज्वाइन, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। देखिए, कांग्रेस का एक एक साथी कांग्रेस के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, राजनीति में कभी किसी की सरकार होती है, कभी किसी की सरकार होती है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता दिग्भ्रमित होने वाला नहीं है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी जहां जीत के लिए हर पैतरा आजमा रही है, वहीं कांग्रेस के सामने संकट ये है कि वो अपने नाराज नेताओं को थाम कर कैसे रखें। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उन्याल की रिपोर्ट। इधर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए चलाई गई लखपति दीदी योजना के विस्तार के लिए धामी सरकार जल्द ही कुछ नए कदम उठा सकती है। इसकी वजह है लोकसभा चुनाव। बीजेपी को लगता है कि लखपति दीदी जैसी योजनाएं सियासी लिहाज से भी फायदेमंद हो सकती हैं। उत्तराखंड में 65,000 रजिस्टर्ड समूहों से 5 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं, जिनकी पहुंच हर गांव और घर तक है। सरकार इन महिला समूहों को किसी न किसी रूप में स्वरोजगार के साथ ही आर्थिक रूप से मजबूत करने में जुटी है। इनमें 40,000 महिलाओं को सरकार लखपति दीदी बना चुकी है और इस साल 50,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का टारगेट है। राज्य सरकार जल्द ही लखपति दीदियों के लिए कुछ और घोषणाएं करने जा रही है। कुछ समूहों को 20-20 हजार का रिवॉल्विंग फंड दिया जा सकता है। महिलाओं के 10 समूहों को 75-75 हजार रुपए की सामुदायिक निवेश निधि दी जा सकती है। इसके अलावा 10 समूहों को 1.5 लाख रुपए के बैंक लिंकेज के चेक देकर सम्मानित भी किया जा सकता है। जहां प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में 2 करोड़ 25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनने का संकल्प लिया है, वहीं हमारे युवा मुख्यमंत्री जी ने भी संकल्प लिया है कि हम 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का हो जाएगा, हम 1.25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2 करोड़ लखपति दीदी बनानी है। हमारा प्रदेश भी 1.25 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लेकर के चल रहा है और अभी हम जो नई उसमें भारत विकसित संकल्प यात्रा में द्रोण दीदी के पहले उसमें चरण में 15,000 द्रोण दीदियों को ट्रेनिंग देंगे। उत्तराखंड में कुल वोट बैंक के आधे पर महिला वोटर्स का कब्जा है, जो आधी आबादी के सियासी वजन को समझने के लिए काफी है। यही कारण है कि केंद्र के साथ ही राज्य सरकार का भी महिलाओं पर फोकस है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण पहले ही दिया जा चुका है और अब लखपति दीदी योजना से गांव-गांव तक पैठ बनाने की प्लानिंग है। कि पूरे देश के अंदर के कार्यक्रम की जो प्रथम श्रृंखला उत्तराखंड से प्रारंभ हुई है। उत्तराखंड राज्य के अंदर बड़ी संख्या में लखपति बहनें बनी है, उनको सहकारिता की चित्र से भी उनको अपने कारोबार के लिए लोन मिल रहा है। उत्तराखंड बीजेपी को लगता है कि साल 2022 में सत्ता में उनकी वापसी आधी आबादी के समर्थन के बदौलत हुई। अब लोकसभा चुनाव की चुनौती है, लिहाजा वो किसी भी कीमत पर इस वोट बैंक को अपने हाथ से खिसकने नहीं देना चाहती।
देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अल्मोड़ा दौरे पर हैं। वहीं भू कानून के मामले में भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि धामी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। भगत दा ने यह भी कहा कि भू कानून और मूल निवास के लिए कमेटी बनाई गई है और लोगों का अहित नहीं होगा। जब जैसा बदलाव करना होगा वो बदलाव किए जाएंगे। कानून के बारे में वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही पहले कमेटी बनाई। लैंड के बारे में उसने कुछ रिपोर्ट दे रखी है और उस रिपोर्ट के बाद एक हाई और उन्हें कमेटी पावर कमेटी और बना दी है। और मुझे लगता है कि जहां जिसमें जो आवश्यकता होगी वो निश्चित रूप से यहाँ की सरकार करेगी। इधर नैनीताल के कैंची धाम में नए साल पर सैलानियों का रेला उतर आया। 1 जनवरी के बाद अचानक कैंची धाम में सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई तो भीड़ बढ़ने की वजह से व्यवस्थाएं भी चरमरा गई। पार्किंग की समस्या कैंची धाम में बन रही है तो वहीं श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए लंबी कतार में लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। सोमवार और मंगलवार को तकरीबन 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु कैंची धाम पहुंचे। हालांकि कारोबारियों के लिए यह खुशी की बात है। कहीं ना कहीं आज और 1 तारीख की भीड़ को देख के आप समझ सकते हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई सख्ती की गई। जो वीकडे होने के बाद भी 1 जनवरी को 20,000 से ज्यादा लोग कैंची धाम में महाराज जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो नैनीताल के कैंची धाम में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है जिससे सड़कों पर जाम भी लोगों को परेशान कर रहा है। अब सरकार ने बाईपास की अनुमति दे दी है लेकिन जल्द काम कराना प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। जल्द ही कैंची धाम में जाम से मुक्ति मिलने जा रही है। पहाड़ का सफर आसान करने के लिए कैंची धाम बाईपास को अनुमति मिल गई है तो एक पुल का भी निर्माण इस सड़क पर होना है। भवाली सैनिटोरियम से राती घाट और नैनी बैंड से सैनिटोरियम तक सड़क निर्माण होगा तो कैंची धाम में जाम से निजात इन सड़कों से मिलेगी। उधर प्रशासन के आगे पर्यटन सीजन से पहले सड़क निर्माण की चुनौती खड़ी है। इसमें नैनी बैंड सैनिटोरियम वाली जो रोड है उसके लिए भी और जो सैनिटोरियम टू सिरोड़ी वाली रोड है उसके लिए भी उसमें एक पुल भी बनना है। तो ये दोनों ही सड़कें और पुल के लिए शासन के स्तर से पैसा जारी हो गया है। विभाग के द्वारा अब इसमें टेंडर इत्यादि की प्रक्रिया करी जाएगी और निर्माण कार्य प्रारंभ करा जाएगा। दरअसल पिछले कुछ सालों से कैंची धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है तो 4 धाम यात्रा के बंद होने के बाद पर्यटकों का रुख कैंची धाम की ओर हो रहा है। पर्यटकों की भीड़ के चलते आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। इन सब से हल्द्वानी से पिथौरागढ़, अल्मोड़ा से बागेश्वर समेत अन्य इलाकों को जाने वाले लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। हालांकि बाईपास निर्माण से इन लोगों को भी अब फायदा होने की उम्मीद है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बाईपास को पूरा करने के लिए वित्तीय स्वीकृति के साथ साथ लगभग 11 किलोमीटर का नया बाईपास जो सैनिटोरियम भवाली गांव रोड से 11 किलोमीटर का नया बाईपास का उसकी भी वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई है। दांती स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। जो बाईपास कैंची से आगे जाकर कैंची और पाडली के बीच में मिलेगा। कैंची धाम श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है तो जरूरी है जाम से निपटने के लिए बाईपास का निर्माण जल्द शुरू हो जिससे पर्यटकों और राहगीरों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। देहरादून में कानून व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अभिनव कुमार ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही अपराध रोकने पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा और महिलाओं के प्रति अपराध पर 0 टॉलरेंस रहेगा और ऐसे अपराधों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पुलिस देश की 5 बेस्ट पुलिसिंग में शामिल हो सके इसकी कोशिश चल रही है। उत्तराखंड पुलिस प्रोफेशनल और ट्रांसपेरेंसी तरीके से काम करेगी। उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने की भी कोशिश चल रही है। कोई भी महिलाओं से संबंधित हमारे और या समाज के और जो दुर्बल वर्ग हैं, SC ST हैं या बच्चे हैं, पॉक्सो के जो केसेस होते हैं यौन शोषण के, इनमें हम बिल्कुल भी आपको ये कतई ये कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम किसी प्रकार से भी इसमें एविडेंस को इग्नोर करके
चाहे कोई भी अक्यूज हो, चाहे कितना ही रसूखदार अक्यूज हो, इसका मैं आपको आश्वासन देता हूं। ये आप तय मान के चलिए, अगर एविडेंस होगा तो कार्रवाई होगी, चाहे कोई हो। इसमें हम महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रोकथाम में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पुलिस विभाग की पॉलिसी रहेगी। उत्तराखंड के राज्य कर विभाग ने बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम के तहत जीएसटी करदाताओं को नए साल में तोहफा देना शुरू कर दिया है। ऋषिकेश के जीएसटी दफ्तर में वित्त मंत्री ने पुरस्कार बांटे। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसने जीएसटी कर के माध्यम से राजस्व प्राप्त किया है। स्कीम वास्तव में हमारे लिए बहुत हितकर है और जैसे मैंने कहा कि हमारे इस स्कीम से जहां जनता में जागरूकता बढ़ रही है, बिल पाने की जो हमारा भाव था, सरकार का भाव था, वो पूरा हो रहा है, हमें जीएसटी मिल रहा है। पहाड़ के जैविक उत्पादों के साथ सब्जियों की मांग लगातार बढ़ रही है, जिसे लेकर अल्मोड़ा में बड़ी पहल हुई। अब अल्मोड़ा में बड़े स्तर पर जैविक खेती हो रही है। दिखाते हैं आपको इसी पर एक रिपोर्ट। पहाड़ के जैविक उत्पादन की काफी डिमांड है। वहीं अल्मोड़ा जिले के 9000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती शुरू हो गई है, जहां पर रासायनिक खादों का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो चुका है। तकरीबन 9000 हेक्टेयर एरिया में जैविक खेती हो रही है, जिसको विभाग के द्वारा प्रमाणित कराया गया है। इसके अलावा भी लार्ज स्केल पे प्राकृतिक खेती किसान करते हैं। किसानों को पहाड़ी जैविक उत्पादों के रेट भी अच्छे मिल रहे हैं। जितनी डिमांड जैविक पहाड़ी उत्पादों की है, उतनी पैदावार ही नहीं हो रही है। किसान अब जैविक उत्पादन की पैदावार बढ़ाने में जुटे हैं। जैविक खेती में बहुत अच्छे दाम जो है किसानों को दिए जा रहे हैं, चाहे गहत हो, भट्ट हो, रैंस हो, मडुआ हो। तो इसलिए सारे किसानों से मैं एक किसान होने के नाते आह्वान करता हूं कि जैविक खेती को अधिक बढ़ावा दें। पहाड़ में पर्यटक भी आकर जैविक उत्पादन और पहाड़ी घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग पहाड़ से पलायन कर मैदानी क्षेत्रों में बसे हैं, वो भी अपनी जैविक पहाड़ी उत्पादों को गाँव से शहरों तक मंगा रहे हैं। वहीं अब देखना होगा कि कृषि विभाग का जैविक उत्पादन कितना बढ़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। क्लासेस का निर्माण हो रहा है, लेकिन 17 लाख की लागत से हो रहे काम पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। कार्य संस्था पर पुरानी टीन चादर का इस्तेमाल का आरोप लगा है। कॉलेज के छात्र छात्राएं भी इससे नाराज हैं। एक अभिभावक ने सीएम पोर्टल पर इसकी शिकायत भी की है। आरोप है कि टीन की जो चादर इस्तेमाल की जा रही है, उनमें छेद हैं जो कि साफ नजर आ रहे हैं और बारिश या फिर किसी और मुश्किल में ये चादर खराब हो जाएंगी, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। लिहाजा जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की मांग हो रही है। 2 रूम सेट बने हैं जिनमें जो है 2 कक्षा चल पाती है और जो तीसरी कक्षाएं चलती है वो बाहर ओपन फील्ड में चलती है, जिसके कारण जो है कभी मौसम बिगड़ता है या बारिश होने लगती है तो तीसरी कक्षाएं जो है क्लास लेने से जो है बाधित हो जाती है। हमारे महाविद्यालय मोरी में कक्षाएं अच्छी तरह से संचालित नहीं हो पाती है। 2 ही रूम सेट है हमारे पास और एसजीवन की तरफ से हमारे पास फंड आया था, जो टीन सेट निर्माण अभी तक अच्छे से नहीं हो पाया है। उत्तरकाशी के राजकीय इंटर कॉलेज बड़कोट के मैदान में प्रदेश स्तरीय जूनियर कबड्डी कंपटीशन का आयोजन हुआ, जिसका फाइनल मुकाबला बालक वर्ग में उद्यम सिंह नगर और देहरादून के बीच हुआ, जिसमें उद्यम सिंह नगर की टीम विजेता बनी, जबकि बालिका वर्ग में हरिद्वार और देहरादून की टीमों के बीच मैच हुआ, जिसमें हरिद्वार की टीम ने जीत हासिल की। और हमें जीत के बहुत खुशी हो रही है। हमारा अगला लक्ष्य है कि हमें नेशनल में गोल्ड मेडल मानना और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाना। फाइनल टीम जीत कर बहुत खुशी हो रही है सबको कि नेशनल टीम सेलेक्ट है। फर्स्ट में सब लगभग पूरे डिफेंस का ही सिलेक्शन है, तो बहुत खुशी हुई कि अपना स्टेट का अच्छी पोजीशन।
द जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद ने राम मंदिर को लेकर न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि 1528 में मीर बांकी ने ये कुकृत्य किया था। राम मंदिर को बनाने में कई भक्तों ने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन खुशी की बात है कि राम भक्तों को अब मंदिर में भगवान के दर्शन सुलभ हो सकेंगे। आपने तो देखा, आप सबके साक्षी रहे हैं, आखिरकार ये ऐतिहासिक दिन आ रहा है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, 1528 में मीर बांकी ने ये कुकृत्य किया और इतने वर्ष हो गए, 1528, और अब ये देखिए इतना लंबा इतिहास। बहुत बार प्राणों की आहुति दी साधु संत महंतों ने, मुमुक्षु जिज्ञासु और सत्य पिपासु ने, राम भक्तों ने। बड़ा स्वर्णिम दिवस है कि अब भगवान के दर्शन सुलभ हो सकेंगे 22 जनवरी को जी। मैं ये निवेदन करना चाह रहा था कि बहुत आरंभ काल से मैं इसमें रहा। ये जब आंदोलन आरंभ हुआ 1983 में, 84 में, हम लोग 7 अक्टूबर 1984 को पहली बार अयोध्या गए। एक विशाल सभा हुई और वहीं फिर संतों ने संकल्प किया, विश्व हिंदू परिषद ने। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।